दोस्तों मणिपाल और एनआईआईटी तो था ही इस रेस में। साथ में एसआरएम यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का सेपरेट चैनल चालू किया है, एसआरएम स्कूल ऑफ बैंकिंग। और यहाँ भी सेम आपको इस तरह के बैंकिंग कोर्स देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। फ़िलहाल इन्होंने फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का एक रोल या फिर बोले तो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि एक्सिस बैंक का है। एक्सिस बैंक के साथ टाइप किया हुआ है और यहाँ पर आपको फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का रोल मिलेगा और ये बिल्कुल सेम कस्टमर सर्विस का ही रोल है। लेकिन क्या ये रोल सिमिलर है वो एचडीएफसी बैंक का कस्टमर सर्विस का रोल से, या इसमें भी सेल्स हो सकता है या प्रॉपर ऑपरेशंस है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर अगर आप मोड ऑफ एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी पे ध्यान दोगे तो एसआरएम स्कूल ऑफ बैंकिंग जो है वो है मुंबई में, और आपका जो कोर्स होगा वो मुंबई में ही होगा। साथ साथ जो जॉब लोकेशन है वो भी मुंबई है, तो वहीं पर आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा और साथ साथ में आपका पोस्टिंग भी वहीं पर हो जाएगा। साथ में सबसे पहले एलिजिबिलिटी पे ध्यान दो कि एज जो इन्होंने रखा है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स तक का है। क्वालिफिकेशन बस लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। यहाँ पर डिस्टेंस लर्निंग या फिर ओपन स्कूलिंग से किया हुआ है या डिप्लोमा करके ग्रेजुएट हुआ है, इस तरह का कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। बस डायरेक्टली या तो ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। साथ साथ में वर्क एक्सपीरियंस के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कितने साल तक का वर्क एक्सपीरियंस अलाउड है। जैसे कि किसी किसी प्रोग्राम में मेंशन रहता है दैट अप टू 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आप एलिजिबल हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, फ्रेशर्स तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन वो प्रॉपर ग्रेजुएट होने चाहिए। यहाँ पर कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में होंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ अ जॉब रेडी प्रोग्राम। सो एज सून एज योर कोर्स फिनिशेस आप जो है स्टार्ट कर दोगे अपना काम। नाउ एक बहुत खास चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर कंपलसरी, तो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पे कमांड आपका होना चाहिए बहुत अच्छा। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेज में मैंने डिवाइड किया हुआ है। सो स्टेज 1 जो होगा वो होगा आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही आपको 500 प्लस 18% का जीएसटी लगा के, यानी कि 590 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो आपको बिगिनिंग में ही पे करना होगा ड्यूरिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और वहाँ पर जब आप पे करोगे तो आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, यानी कि आपको कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप पे नहीं कर सकते। आपको क्यूआर कोड यानी कि थ्रू यूपीआई आपको पे करना होता है। एंड देन पे करने के बाद वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन करना होगा। तो जब आप पे करोगे तो आपको ट्रांजैक्शन आईडी वहाँ पर डिटेल्स मिल जाता है, तो वो न्यूमेरिकल डिजिट में होता है, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। एंड साथ साथ में उसको आपका स्क्रीनशॉट लेके एक वेबसाइट पे नंबर मेंशन्ड है उस पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। एंड देन विद इन 24 to 48 आवर्स आपको जो है टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का एक्चुअल प्रोसेस है। यहाँ पर फ़ी जो है आपको पे करना होगा 590 रुपीज़ का। तो जब आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब आप पहुँचोगे स्टेज 2 में, और यहाँ होगा आपका ऑनलाइन इंटरव्यू विथ एसआरएम टीम के साथ। और वो अगर आप क्लियर कर लेते हो तब आप पहुँचोगे स्टेज 3 में, और वहाँ आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्टली विथ एक्सिस बैंक का टीम। यही है 3 स्टेज, और इसके बाद आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। आगे बढ़ते देखते हैं कोर्स ड्यूरेशन, स्टाइपेंड और फीस क्या होने वाला है इसका। तो ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 30 डेज़ का, और ये क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम है मुंबई में, जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में ही। साथ साथ में बहुत एक डिसएडवांटेज का बात है यहाँ पर कि कोई ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपको नहीं दिया जा रहा। उस क्लासरूम के ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। साथ साथ में अगर आप देखोगे फीस का वो है जस्ट 40,000, विच इज़ एटलीस्ट गुड। 40,000 रुपीज़ का फीस है, 18% जीएसटी अगर लगाएं तो नियरली 47,200 आप पे कर रहे हो। एंड अगेन यहाँ पर एक और डिसएडवांटेज है, आपका जो बोर्डिंग और लॉजिंग का जो भी फैसिलिटी है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा इस प्रोग्राम का डिसएडवांटेज है, क्योंकि एक तो आपको ट्रेनिंग स्टाइपेंड नहीं मिल रहा, साथ साथ में आपको खुद का ही पैसा लगाना है वहाँ पर एकोमोडेट करने के लिए। रहना खाना पीना सब आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और एक एवरेज कॉस्ट मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव जगह है, वहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट है नियरली 15-20 हज़ार आपको लगता ही है वहाँ पर, अगर आप अकेले रहने का कोशिश कर रहे हो तो। इन केस अगर आपको कोई शेयरिंग मिल गया तब शायद 10 हज़ार में बात बन जाए, बट 12-15 हज़ार या 20 हज़ार के आसपास का खर्चा बैठता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि यहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है साथ में बोर्डिंग का, प्लस कोई स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। तो ये 2 पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पर डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो आपका तो एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ एक महीने में, उसके बाद एक और महीना टेक्निकली आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अपने रहने का। क्यों? क्योंकि आपको बिगिनिंग ऑफ द मंथ में सैलरी नहीं मिलने वाला। एक्सिस बैंक में, किसी भी बैंक में बिगिनिंग ऑफ द मंथ में नहीं मिलता है।
तो 1 महीना आपका जब कंप्लीट होगा उसके बाद ही आपको सैलरी मिलेगा। तो टेक्निकली 2 मंथ्स का आपको इन हैंड में पैसा रखना पड़ेगा। अगेन लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल, तो इन केस आपके पास वो फ़ी पे करने का अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो आप लोन ले सकते हो डेफिनेटली, लेकिन आपका पॉकेट खर्चा वहाँ पर 40-50 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा इन हैंड होना चाहिए ताकि आप 2 महीने अच्छे से वहाँ पर सर्वाइव कर सको। दैट इज़ वन पार्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेजिग्नेशन और सैलरी इन्होंने क्या मेंशन किया है। तो जो डेजिग्नेशन यहाँ पर है वो होगा फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का ऑब्वियसली, और जो ग्रेड आपको मिलेगा वो होगा असिस्टेंट मैनेजर का। CTC जो इन्होंने ऑफ़र किया है विच इज़ 4.08 लाख रुपीज़ पर एनम, और ये डेफिनेटली इंक्लूड रहता है आपका लोन, इंश्योरेंस और जितना भी रिटायरल बेनिफिट्स है जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब मिला के आपका 4.08 लाख रुपीज़ पर एनम बनता है। अगर इन हैंड इसको निकालने का ट्राई करें ब्रेक डाउन करके, तो मैं अपना सैलरी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। जब मैं एक्सिस बैंक में कभी काम कर रहा था बहुत पहले, तो मेरा जो था वो था डिप्यूटी मैनेजर का सैलरी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर टू असिस्टेंट मैनेजर का। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे लास्ट कॉलम में, तो 5,66,000 रुपीज़ जो है ये मेरा CTC था। इसमें आप ध्यान दो बेनिफिट्स का सेक्शन मिला के लिखा हुआ है, यानी कि 12,488 जो आपका है वो इंश्योरेंस और ये सब का बेनिफिट है, साथ में लोन बेनिफिट है विच इज़ 78,444। तो क्योंकि ये DM ग्रेड का सैलरी है तो आप ये लोन बेनिफिट्स यहाँ पर आप थोड़ा बहुत यहाँ से कम कर सकते हो, बिकॉज AM का जो लोन बेनिफिट होगा वो इससे थोड़ा सा कम होगा। तो नियरली आप 20,000 यहाँ से आप माइनस कर दो, 20 से 25,000 आप यहाँ से हटा सकते हो लोन बेनिफिट में। इसको हटाने के बाद मेरा जो यहाँ सैलरी बनता था फिक्स्ड कंपोनेंट वो था 4,75,000, और इसमें अगर आप देखोगे ये मंथली बनता है 39,000। इसमें फर्दर डिडक्शंस होता है जिसको बोलते हैं ग्रेचुइटी का। यहाँ पर अगर आप देखोगे 4th कॉलम में, तो ग्रेचुइटी एक कंपोनेंट है यहाँ पर, वो आपका डेबिट होता है ऑन अ मंथली बेसिस 576। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखोगे कि बैंक्स का जो PF कंट्रीब्यूशन है सेम एम्प्लॉय का PF कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमारे तरफ से भी जैसे कि यहाँ बैंक्स का 1,800 है, सेम हमारा भी 1,800 के आसपास मेरे सैलरी से कटेगा, यानी कि इस 39,000 से 1,800 एक्स्ट्रा डेबिट होगा, साथ में ये 576 प्लस 200 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स। तो ये कट कुटा के नियरली 37,000 के आसपास शायद बनता है सैलरी। तो अगर मैं आपका बात करूं तो यहाँ पर हो सकता है अगर आपका 4.08 लाख रुपीज़ है, आप बिल्कुल बॉटम को एग्जांपल लेना कि 5,66,000 जैसे यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, तो 4,08,000 रुपीज़ आपका होगा। इसमें आप इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ोगे, यानी कि इंश्योरेंस और लोन बेनिफिट को जोड़ते हो, तो नियरली मेरा होता है लगभग 90,000 के आसपास। आप यहाँ पर 70,000 आप अज्यूम कर सकते हो। तो 70,000 यहाँ पर आप 4,08,000 पे माइनस करोगे, तो जो भी आपका सैलरी बनता है नियरली शायद 3,38,000 के आसपास बनेगा। उसको आप डिवाइड बाय 12 कर लेना, वो आपका इन हैंड सैलरी बन सकता है, यानी कि 28,000 29,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपना मंथली सैलरी इन हैंड आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। यहाँ पर एक और चीज़ लिखा है, यानी कि लोकेशन पे। तो लोकेशन पे जो है यहाँ है मेरा 2,995 रुपीज़ मंथली साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो है ये बैंगलोर लोकेशन का सैलरी है। तो लोकेशन पे मेट्रो लोकेशन जो होता है वहाँ पर लोकेशन पे का बेनिफिट मिलता है। तो ये जैसे 2,995 जो है ये बैंगलोर लोकेशन का है, और मुंबई इज़ ऑलमोस्ट सेम एज बैंगलोर, मतलब मुंबई थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू बैंगलोर, बट आपको इस तरह का लोकेशन पे आपको मिलेगा सैलरी में विच विल बी नियरली 3,000 या उसके आसपास तो आपको मिलेगा ही मिलेगा वहाँ पर। तो ये था मेरा सैलरी स्ट्रक्चर, और यहाँ से थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा कि AM का ग्रेड में आपको कितना सैलरी मिल सकता है। सो नियरली 28,000 29,000 इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज़। थोड़ा सा आप 1,000 2,000 ऊपर नीचे आप कर सकते हो इन हैंड, आपको थोड़ा यहाँ पर दिमाग में रखना पड़ेगा कि इतना ही मिलेगा। तो अब बात करते हैं सबसे खतरनाक चीज़ जो यहाँ लिखा है वो है वर्क शेड्यूल। इस पे थोड़ा ध्यान से नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने जो वर्क शेड्यूल लिखा है प्रॉपरली वो है दिस रोल इज़ रोटेशनल शिफ्ट्स एंड वीक ऑफ्स, यानी कि 24/7 का रोटेशनल शिफ्ट चलेगा। ये है पॉइंट नंबर 1। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ वर्क आवर्स फॉर वुमेंस के लिए। सो ये है 6:30 AM से 9:30 PM का। तो यहाँ पर 2 डिफरेंट शिफ्ट इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है कि सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक काम करना होगा। तो 9 आवर्स अगर हम लोग प्रॉपर स्प्लिट करते हैं यहाँ से, तो फ्रॉम 6:30 to 3:30 आपका एक 9 आवर्स का स्लॉट बनता है, एंड अनदर विल बी 12:30 PM to
9:30 PM, ये आपका सेकंड स्लॉट बनता है. सो देयर आर 2 शिफ्ट्स इन दिस. उसके बाद जो बच गया नाइट शिफ्ट वो मेंस का होगा. नाउ देयर आर 2 days वीक ऑफ्स ऑन रोटेशनल बेसिस एंड वीक ऑफ्स एनी रैंडम 2 days, लेकिन नो फिक्स्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑफ्स. तो ये वर्क शेड्यूल देखने के बाद इतना समझ में आ रहा है कि ये एक 24/7 का रोल है. एंड क्योंकि कस्टमर सर्विस का रोल ऑलमोस्ट एवरी बैंक में 24/7 के फॉर्मेट में ही चलता है, चाहे वो डोमेस्टिक बैंक हो चाहे ओवरसीज बैंक हो. हाँ, एक्सेप्ट गवर्नमेंट बैंक्स में ऐसा नहीं होता, बट हियर 24/7 का रूल चलता है. ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 1. जब मैं एक्सिस बैंक में काम कर रहा था तो आई वॉज वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर. तो मेरा भी नाइट शिफ्ट ही होता था बिकॉज मेरा जो था वो NRI कस्टमर हैंडल करने का था. सो आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ US का कस्टमर्स और कनाडा का जो कस्टमर्स है मैं बस वही बेस संभालता था. सो इसीलिए बाई टाइम जोन के हिसाब से ही मेरे को एडजस्ट करना पड़ता था. सो हम लोग का नाइट शिफ्ट होता था. तो दैट इज़ वन थिंग. सो नाइट शिफ्ट और ये सब चीज़ कॉमन है इस बार बैंक्स में. नाउ सेकंड जो थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है वो है कि आपको बस 5 days वर्क वीक का आपको एक बेनिफिट मिलता है. तो 5 days यानी कि 2 दिन का आपको छुट्टी मिल रहा है पर वीक. और ये रोटेशनल ऑफ होगा. 2 दिन आप एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते. मतलब कि मंडे ले लिया तो वेडनेसडे ले लिया एक, लेकिन मंडे और ट्यूसडे 2 एक साथ नहीं ले सकते. लेकिन एक और बात है, अब ये जैसे कि 24/7 का फॉर्मेट है और रोटेशनल वीक ऑफ्स होता है, इसका यही मतलब है कि सैटरडे और संडे को कोई छुट्टी नहीं मिलने वाला. सैटरडे और संडे का यहाँ पर कोई रूल नहीं होता. आप हाँ रोटेशनल डे के हिसाब से आप संडे को कभी एक छुट्टी ले सकते हो क्योंकि आपका हक बनता है उस दिन लेने का, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई सैटरडे और संडे या सेकेंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ये रूल वहाँ पर अप्लाई नहीं होता है. ठीक है, सो ये बस बात का ध्यान रखना. मैंने अपना करियर का स्टार्टिंग में जो 3 साल मैंने जो अपना काम किया था, ठीक है, बिफोर ज्वाइनिंग एक्सिस बैंक, उससे पहले जो 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस था एक्सिस बैंक से भी पहले, मेरा लाइफ बिल्कुल वैसा ही था. मतलब देयर वॉज नो सैटरडे संडेज आई एन्जॉयड, एवरी सैटरडे संडे आई वर्कड. सो मेरा लाइफस्टाइल वैसा ही था बिफोर इवन एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक ज्वाइन करने के बाद, मतलब जो बैंकिंग का अब जो मेरा करियर चल रहा है, बैंक ज्वाइन करने के बाद ही मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं एक सैटरडे संडे और ये सब देख सकूं. डेफिनेटली दिस वाज ब्रांच बैंकिंग, मतलब मैं ब्रांच बैंकिंग के फॉर्मेट में काम कर रहा था, इसीलिए ये बेनिफिट मिल रहा था, वरना ये भी नहीं मिलता. बट ये जो कस्टमर सर्विस का रोल है, दिस इज़ ऑलवेज 24/7. तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा इस बात का. नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट एंड टुडेज लास्ट टॉपिक विच इज़ जॉब रोल क्या है. भाई वो जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशंस है या सेल्स है, मिक्स है, क्या है, दोनों चीज़ पता चल जाएगा अभी के अभी. नाउ इफ़ यू लुक एट द जॉब रोल, इसको मैंने वेबसाइट से ही रेफ़र किया है बिकॉज दे हैव मेड इट वेरी क्रिस्टल क्लियर. तो वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा. इफ़ यू लुक एट दिस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर से. बी द बेस्ट फॉर आवर कस्टमर्स बाय डिलीवरिंग सर्विस विथ रिक्विजिट courtesy and accuracy for sure, adhering to product and process requirements with nil errors, escalating customer issues to the right internal stakeholders, effectively resolving customer complaints at the first instance with excellent customer satisfaction scores. Now look at the second point which says ensure process efficiency and effectiveness by complying to service and sales guidelines, achieving call quality targets, resolving customer queries at the first instance of contact with minimum call handling time. अब यहाँ पर लिखा है कॉल क्वालिटी का टारगेट. ठीक है, अब कॉल क्वालिटी टारगेट क्या होता है? बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन एक्सिस बैंक, हम लोगों का कॉल का रिकॉर्डिंग हमेशा होता था. फॉर ईच एंड एवरी कॉल देयर वॉज अ रिकॉर्डिंग, और एक क्वालिटी टीम पीछे बैठ के हमारा कॉल सुनता था कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग विद द कस्टमर्स. तो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बेस पे दे यूज टू गिव आवर स्कोर्स. वो हमारा जो पैरामीटर होता है, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जो KRA सेट किया जाता है, उसमें कॉल क्वालिटी इज़ वेरी क्रूशियल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. 5% या 10% का वेटेज होता था इन एक्सिस बैंक में. तो वो भी आपका जो टोटल बेंचमार्क जो पॉइंट बनता है, मान लो 100 पॉइंट्स का आपका टोटल जो टारगेट बनाया गया है, KRA बनाया गया है. सो इन दैट नियरली 5 to 10% का जो है आपका कॉल क्वालिटी ही इंपॉर्टेंट रखता था. तो ये हम लोगों के केस में ऐसा था बिकॉज वी वेर इन द सेल्स रोल, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर. ये है क्वालिटी एश्योरेंस, यहाँ पर मतलब कस्टमर सर्विस है.
तो ये जो कॉल क्वालिटी का जो यहाँ पर परसेंटेज होगा ये थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, यानी कि 25-30% के आसपास हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश और हिंदी का जो लिखा गया है वो सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको ज़रा सा भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपका अच्छा होना चाहिए टॉप नॉच। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ क्रॉस सेल एंड अपसेल सेट प्रोडक्ट्स लाइक लोन एंड मॉर्गेजेस, प्रायोरिटी एलाइट अकाउंट्स। अब ये समझो क्या है, यहाँ लिखा है सेट प्रोडक्ट्स, मतलब कि अगर आपको ऑटोमेटिक लीड जनरेट हो रहा है, मतलब कस्टमर लोन के लिए इंक्वायरी किया, ठीक है, मतलब लोन के लिए जब वेबसाइट पे कोई कस्टमर जा रहा है वहाँ पर अपना इंक्वायरी डाल रहा है एक तरह से कि मेरे को लोन चाहिए, तो वहाँ से लोन डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता अनटिल अनलेस वो एक डिजिटल लोन हो। तो जो बड़ा बड़ा अमाउंट का लोन होता है वो कस्टमर वहाँ पर इंक्वायरी में अपना नंबर डालता है, दैट गोज़ टू फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स, ठीक है, और वो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स कस्टमर को कॉल करते हैं, दे लेट द कस्टमर, उनको समझाते हैं कि क्या है लोन का प्रोसेस, कितना प्रोसेसिंग फ़ी होगा, क्या EMI बन सकता है, क्या टेन्योर बन सकता है, दैट इज़ द जॉब। वो आपको कन्विंस करना पड़ता है, वहाँ पर समझाना पड़ता है बेसिकली स्टार्टिंग में, एंड देन इफ़ कस्टमर अग्रीज, आप उसका जो लोन का एप्लीकेशन है वो देन आप फॉरवर्ड करोगे या प्रोसेस करोगे टू द लोन डिपार्टमेंट, फिर वो अपना देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। दैट इज़ द बेसिक जॉब, मतलब स्टार्टिंग का जो इंटरेक्शन होगा कस्टमर से विथ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने लोन या प्रायोरिटी या इलाइट जो अकाउंट्स है, मतलब हाई वेरिएंट का जो अकाउंट है, वो अकाउंट के लिए जब कस्टमर अप्रोच करेंगे, दैट टाइम यू हैव टू डील विद द कस्टमर्स ऑन द फर्स्ट इंटरेक्शन। आई मीन जब पहला इंटरेक्शन आपका कस्टमर के साथ होगा तो बेसिकली आप जब प्रोडक्ट एक्सप्लेन करोगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। तो यहाँ पर जब आप कस्टमर को कन्विंस कर दोगे एंड वंस ही रेडी टू बाय द प्रोडक्ट, यानी कि इधर लोन या फिर अकाउंट, तब आपको बस उनका प्रोफाइल जो है आपको प्रोसेस करना होगा। दैट प्रोफाइल विल गो टू देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, या तो लोन का या अकाउंट का एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वेबसाइट, या तो वो जाएगा लोन डिपार्टमेंट पे या जाएगा आपका अकाउंट्स का डिपार्टमेंट में, एंड देन दे विल टेक केयर ऑफ दैट कस्टमर। उसके बाद आपका वहाँ पर कोई काम नहीं होता। सो दैट इज़ द वन थिंग, यानी कि फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कस्टमर फॉर सच प्रोडक्ट्स इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू, यानी कि फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर्स। ऐसा होता है यहाँ पर सेल्स। ओके, सो दैट्स हाउ द फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का काम चलता है। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज़ कस्टमर क्वेरीज रिजॉल्व करना, दैट थिंग इज़, एंड थोड़ा बहुत जब प्रोडक्ट का इंक्वायरी आता है देन यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ऑन द फर्स्ट गो। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर। डन। अब यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, अप्लाई करना है कि नहीं करना है। दैट इज़ टोटली ऑन यू। मेरा काम था आपको बताने का, मेरा एम था आपको समझाने का, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। लाइक टारगेट बस 200 का है, याद से लाइक कर देना, बिकॉज यूट्यूब को तभी पता चलता है ये वीडियो काम का है जब उस पर लाइक्स एंड कमेंट्स आते हैं। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। और हाँ, याद से टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है वो फॉलो करके रखना। जैसे ही मेरे को एक सैम्पल पेपर मिलता है आई विल ट्राई टू पोस्ट दैट सैम्पल पेपर इन दैट ग्रुप। ठीक है, कमेंट करके बताइए किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हो। मैं अपना रिसर्च और ग्राउंड रियलिटी से एक नया वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय and take care. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing.